क्षितिज भाग 1 पार्ट 2 लिहाजा की ओर। फर्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर ये हमें बताना चाह रहे थे कि सुमति जो इनके बहुत भिक्षु मित्र थे, जब ये उनके साथ गए थे और भिखमंगे के भेष में थे, तो सुमति जी की पहचान अच्छी थी, जिसकी वजह से इनको रहने को बढ़िया जगह मिली। लेकिन वहीं जब ये बाद में यात्रा पर उसी रास्ते से गए और अच्छे वेशभूषा में जब ये गए, तो इनको ठहरने की जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर लोगों की कुछ ऐसी मनोवृत्ति थी कि शाम के समय वो छंग पीकर मतलब सारे होश हवास खो बैठते थे। और इसके अलावा उनके साथ जो सुमति मित्र थे वो भी नहीं थे, इसलिए उनको ठहरने का, वहाँ पर रुकने का कोई स्थान नहीं मिला। उसके बाद आगे बताते हैं कि अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं थे। तो जब ये इस यात्रा में जब ये आगे बढ़ने लगे, तो इसकी जो ऊंचाई है वो बताते हैं 16-17 हज़ार फीट ऊंचा है, और दोनों तरफ ना कोई गांव है ना कोई व्यक्ति है, बिल्कुल निर्जन जैसा ये स्थान है। और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। इतना घुमावदार रास्ता है, नदियां हैं, तो जिसकी वजह से दूर तक कोई भी आदमी भी नहीं दिखाई देता उस मोड़ के कारण। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, और डाकुओं के लिए इसलिए अच्छी जगह है क्योंकि डाकू ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, सुनसान हो, जहाँ निर्जन हो, ज़्यादा लोग आते जाते ना हो, ताकि जो भी काम वो करें चोरी चकारी का, कोई उनको देखने वाला ना हो। तो इसलिए कहते हैं कि ये डाकू के लिए बहुत अच्छी जगह है, उनकी पसंद की जगह है। तिब्बत में गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को भी सज़ा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अगर गाँव में ऐसा हो जाता है कि कोई खून हो गया है, कोई मर गया है, तब तो उसकी सुनवाई है, मतलब उसको उसको सज़ा मिल सकती है खूनी को, क्योंकि वहाँ पर देखने के लिए लोग हैं। किंतु इस निर्जन स्थान में अगर ऐसा कुछ हो जाता है किसी के साथ, तो ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला है, और कोई भी उस आदमी की कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। ऐसे निर्जन स्थानों के लिए जो है पुलिस के ऊपर भी सरकार वहाँ की खर्च नहीं करती कि वहाँ पर कुछ पुलिस तैनात कर दें या कुछ कर दें। तो ऐसी जगहें इसलिए और भी सुनसान पड़ी रहती हैं डाकुओं के लिए। वो वहाँ पर अपने सारे गलत काम करते हैं। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, क्योंकि वैसे तो देखा जाता है कि पहले तो मांगते हैं। हम लोग तो यही हम जानते हैं ना कि डाकू पहले मांगेंगे आपके पास क्या है, जब आप ना दो तब जो है आपको मारते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं लेखक कि पहले डाकू आदमी को मार देगा, वो पूछेगा नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, सोना है, चांदी है, रुपए है कि नहीं है। पहले वो आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा खौफ है डाकुओं का। तो यहाँ पर लिखा है आगे कि हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तो जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इंसान को कुछ करना है अपनी जान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो जिस तरह हर एक घर में लाठियाँ हुआ करती हैं, उसी तरह यहाँ पर हर एक घरों में पिस्तौलें हैं, क्योंकि हथियार का कोई कानून नहीं है। और कानून नहीं होने के कारण लोग खुलेआम पिस्तौल बंदूक आदि लेकर रखते हैं। दूसरे वहाँ अनेक जो निर्जन स्थानें भी हैं, वहाँ पुलिस का कोई प्रबंध नहीं है, कोई खुफिया विभाग नहीं है।
और ना तो डाकू को कोई भी आसानी से मार सकते थे। अगर ऐसा होता तो वहाँ का विभाग जो है डाकुओं को मार भी सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यात्रियों को हत्या और लूट मार का वहाँ पर भय बना रहता है। फिर आगे बताते हैं कि डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। तो अगर डाकू भी जो है अगर ना मारे तो उसको भी अपने प्राण का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, क्योंकि इन्होंने भिखमंगे का भेष किया था। भिखमंगे का भेष धारण करके अब उनको क्या है डर खूनी होने का। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीप निकाल कुची कुची एक पैसा भी कहते भीख मांगने लगते। मतलब अगर उनको ऐसा लगता कि भाई डाकू हो सकता है तो तुरंत जो है अपनी टोपी उतार देते और कुची कुची करके एक पैसे मांगने का नाटक करते। भीख मांगे जिस तरह करते हैं पैसे मांगते हैं। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अब चढ़ाई पर पैदल जाना है इंसान को, चढ़ाई जो चढ़ाव वाला रास्ता होता है, आप अगर उसको खाली भी चलेंगे मैंने पैदल भी चलेंगे तो भी बहुत ही थकावदायक होता है, मतलब बहुत थकान होती है। लेकिन अगर आपके पास बोझा है, बैग है, उसको लेके अगर आपको चढ़ना है तो बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अभ्यास नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मने पीठ पर सामान लाद कर कैसे चला जाए। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, मतलब इनको जो है वो रास्ता पैदल ही करना था और वो भी अपने पीठ पर सामान लाद कर। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक जाने के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। तो उन्होंने अपने साथी मित्र को ऐसी सलाह दी कि 2 घोड़े कर लिया जाए और उसमें सामान भी हम रख लेंगे और चढ़ाई भी हमारी आसानी से पूरी हो जाएगी घोड़ों से। फिर दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी, ये डांडे माने ऊंचाई का स्थान, तो वहाँ पर रुककर उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ऊंचाई पर ये पहुँच गए दोपहर तक। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे तो हिमालय के जो सफ़ेद श्वेत शिखर मतलब बर्फ़ से ढके जो पहाड़ थे वो पीछे चले गए थे। और मीठे की ओर दिखने वाले पहाड़, मतलब टीले के ओर जो दिखने वाले पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे। मतलब उस पर ना बर्फ़ थी, बर्फ़ की वहाँ पे सफ़ेदी नहीं थी, वहाँ ना बर्फ़ की सफ़ेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली, बिल्कुल पहाड़, पत्थर के पहाड़ थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। तो वहाँ पर जब वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ ध्यान दी कि हर तरफ एक देवता है, जो डांडे माने ऊंचाई के जो देवता हैं उनका स्थान बना हुआ है। लोग पत्थरों के ढेर लगाकर, जानवरों की सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाकर वहाँ पर देवता का एक स्थान बनाया हुआ है, वहाँ पे वो पूजा आराधना करते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, तो अब चढ़ाई इनकी पूरी हो चुकी थी, अब इनको फिर नीचे उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। कभी भी आप ऊंचाई पे आप जाओ तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप नीचे उतरने लगेंगे, ढलान की ओर आएंगे तो बहुत आराम से, बहुत जल्दी वो रास्ता पार हो जाता है। तो ऐसा ये भी कहते हैं, लेखक भी कहते हैं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। अब इतनी यात्रा तो उनकी हो गई किसी तरह, चढ़ाई तो उन्होंने मुश्किल से कर ली और उतरने में भी बिल्कुल इनको दिक्कत नहीं हुई। लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद इनको फिर अब परेशानी होने लगी क्योंकि इनका घोड़ा जो है थोड़ा धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की रुकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था, ये घोड़े को मारना भी नहीं चाहते थे। फिर धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया और मैं दोन की वस्तुओं की तरह
अपने घोड़े पर झूमता हुआ, ये जो है एक स्पेनिश हीरो का इन्होंने नाम दिया है जो घोड़े पर सवार रहता है, तो उसकी तरह ये झूमते हुए चले जा रहे थे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्यों वो पिछड़ गए अपने साथियों से। तो पहला तो ये था कि घोड़े की वजह से, घोड़ा उनका धीरे चल रहा था। फिर घोड़े के सुस्त होने से ये अपने साथियों से दूर हो गए, साथी इनके आगे निकल गए। फिर अकेले होने की वजह से, नए थे ये, तो नई जगह में आप अकेले अगर जाएंगे तो रास्ता भूल सकते हैं, तो रास्ता भी ये भूल गए थे। और दूसरे रास्ते पर ये काफ़ी आगे तक निकल गए थे, जिसकी वजह से इनको देर हो गई थी पहुंचने में, अपने जहाँ इनका गंतव्य स्थान था वहाँ तक पहुँचने में इनको देर हो गई थी। तो ये बताते हैं कि घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, ये भी अपने आप को स्पेनिश हीरो की तरह समझने लगे, झूमते हुए चले जा रहे थे घोड़े पर बैठकर। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो समझ में नहीं आ रहा था, चढ़ाई का रास्ता है और उसके बाद उनको समझ में नहीं आता घोड़ा आगे जा रहा है कि वापस थक के वो पीछे लुढ़कता जा रहा है। जब मैं ज़ोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूटे फूटे रहे, मतलब तो दो रास्ते थे। अब ये तो पहले ही अजनबी हैं, इनके साथ ही सारे आगे चले गए, जिनके जो इनके जो मित्र थे सुमति, वो भी आगे चले गए थे। अब यहाँ पर दो रास्ते इनको दिखने लगे। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते से इनको आगे जाना चाहिए। खैर, मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। मतलब अब ये जान तो नहीं रहे सही रास्ता, तो उन्होंने सोचा चलो बाएं रास्ते से चलते हैं, शायद यही होगा। और 1.5 मील तक वो आगे चले गए, और आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर वापस इन्हें लौटना पड़ा, फिर लौट कर उसी को पकड़ा, उसी रास्ते फिर ये वापस आए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मैंने दूर से ही उनको दिखाई दे गया कि उनके जो मित्र हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो रास्ता जानते थे, इसलिए वो सही रास्ता उन्होंने पकड़ा सुमति ने, और सही रास्ता पकड़ने के कारण वो लंकोर जो है जल्दी पहुंच गए। और दूर से ही उन्होंने देख लिया कि वो लेखक जो है आ रहे हैं। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मजाकिया वे में भी कहते हैं, व्यंग में भी लिखते हैं कि मंगोलो तो वैसे ही लाल मुंह वाले होते हैं, और अभी जो है सुमति थोड़े गुस्से में है, क्योंकि इंतज़ार करते हुए उनको काफ़ी देर हो गई है, और उनका मुंह जो है और लाल हो गया है गुस्से से। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, जो गाय के गोबर से बनते हैं उपले, उनको कंडे कहते। तो उन्होंने कहा कि 2 टोकरी मैंने तुम्हारे इंतज़ार में कंडे जला दिए, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। तो अब जो है उनके गुस्सा को देखकर लेखक बहुत ही नम्रता से उत्तर देते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा घोड़ा ही मिला था, सुस्त था, जिसकी वजह से मैं इतनी देर में आया। मैं तो सोचता था कि मुझे रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, लेकिन खैर मैं पहुंच गया। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया था, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। तो बौद्ध भिक्षु होने के कारण जो है इनको जानने वाले लोग भी थे, इनके यजमान भी थे, तो यहाँ पर भी उनको अच्छी सी जगह मिली। अच्छा सा फिर उन्होंने चाय सत्तू खाया, और गर्मा गर्म थुक्पा भी इनको खाने को मिला। तो यहाँ का भी जो है बहुत अच्छा था, रुकने की जगह बहुत अच्छी थी। फिर आगे बताते हैं कि अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ से घिरा टापू सा मालूम होता था। मतलब चारों ओर पहाड़ हैं और बीच में विशाल तिंगरी मैदान, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। और आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियां
कि गंडे ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब मंत्र लिखे हुए जो पर्चे हैं कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, तो वो ख़त्म नहीं हो सकते। मतलब इतने हैं ज़्यादा यजमान उनके भक्त उनके इतने ज़्यादा हैं कि उनको देने के बाद भी वो ख़त्म ना हो, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है सुमति इच्छा जताने लगे कि जाकर अपने भक्तों से मिले, अपने यजमानों से मिले। लेकिन लेखक को लगा कि अगर ये जो चले गए तब तो हफ्ते भर ये वहीं लगा देंगे उनके उनसे मिल के। तो यहाँ पर लेखक ने इनको जाने से मना किया। लेखक ने शेखर विहार सुमति से कहा कि यजमानों के पास जाने से उनको रोका, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये चले गए तो काफ़ी समय लग जाएगा और इससे लेखक को जो है एक हफ्ते तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। तो इसलिए यहाँ पर लेखक को सुमति को उन्होंने लेखक ने मना कर दिया कि ना जाएं आप, उसमें भले ही गंडे बांट दो मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। तो गांव में जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो, जिस गांव में हम ठहरते हैं वहीं पर अपने गंडे को बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में आप मत जाओ, क्योंकि गांव काफ़ी दूर दूर थे। इसके लिए मैं तुम्हें लियासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तो यहाँ से जब इन्होंने यात्रा अपनी शुरू की तो ये कहते हैं कि अगर हम सुबह ही निकल गए होते तो अच्छा होता, लेकिन हमने थोड़ी देर कर दी और धूप तेज़ हो गई, सूरज चढ़ा आया था, तो यहाँ पर उनको मुश्किल होने लगी थी यात्रा में।